हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम आपके सीडीपी के 30 क्वेश्चंस करेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका चलने वाला है एंड डेफिनेटली इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। सो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस दैट डेवलपमेंट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस दैट नेवर एंड्स। इनमें से कौन सा आपको बता रहा है कि डेवलपमेंट जो होती है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है जो कभी खत्म नहीं होती। नाम से पता लग रहा है कॉन्टिन्यूटी, मतलब कॉन्टिन्यूअस, जो चीज कॉन्टिन्यू चले जा रही है जिसका कोई एंड नहीं है। ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होता है सब चीज सेम होना। ठीक है। इंटीग्रेशन होना होता है एक चीज को दूसरे से इंटीग्रेट करना, जोड़ना। इंटरेक्शन करना होता है, आपको इंटरेक्शन का मतलब तो पता है। ठीक है। सो यहाँ पर इनमें से आपका जो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस वाली बात आ रही है वो कॉन्टिन्यूटी पे आ रही है कि वो कभी खत्म नहीं होता है, नेवर एंड्स वाली बात है। ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। लेट मी जस्ट चेक इफ यार रिकॉर्डिंग और नॉट। लाइक अभी जस्ट इससे पहले ही मैं मैथ्स पेडागोजी का लेक्चर रिकॉर्ड कर रही थी एंड मैंने 1 घंटा लगातार वो लेक्चर रिकॉर्ड किया होगा, बोला होगा, एंड वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। मेरा मूड इतना खराब हो गया ना, मैं बता नहीं सकती। क्योंकि मेरे गले की बैंड बज चुकी थी, फिर मैंने आधे घंटा ब्रेक लिया, पानी वानी पिया, फिर दोबारा रिकॉर्ड किया है दूसरा लेक्चर। सो स्टार्ट करते हैं इसको दोबारा से। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चिल्ड्रन इज करेक्ट फ्रॉम सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव। अगर मैं सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट पर्सपेक्टिव की बात करूँ तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही रहेगी? सोशियो कंस्ट्रक्टिव आपका पर्सपेक्टिव वो ये कहता है कि चिल्ड्रंस बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल चेंज ड्यू टू एक्सपीरियंस। क्या वो ये कहता है कि हम बच्चों का बिहेवियर इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि उनमें जो स्मॉल और छोटे मोटे चेंजेस होते हैं उनके एक्सपीरियंस की वजह से उसके बिहेवियर पे उनका वो एक्सप्लेन किया जा सकता है, बच्चों का बिहेवियर उसके उन चेंजेस के बेसिस पे। या फिर चिल्ड्रंस बिहेवियर जो होता है वो पूरा की पूरा डिटरमाइन किया जाता है कि उनके शुरुआती दौर लाइफ के जो शुरुआती एक्सपीरियंसेस होते हैं वो कैसे होते हैं। या फिर जो बच्चे होते हैं वो नॉबल सेवेजेस होते हैं और करप्टेड बाय द सोसाइटी। शुरू में तो ठीक मतलब होते हैं, वो सोसाइटी से बिगड़ जाते हैं। या फिर चिल्ड्रन जो है वो एक्टिव बीइंग्स होते हैं जो अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है। और इंटरेक्ट करते हैं सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सोशियो कल्चर कंस्ट्रक्टिविस्ट की जहाँ बात करिए तो यहाँ पे कंस्ट्रक्ट आ गया, सोशियो कल्चर आ गया, पूरा एक्सप्लेन ही कर दिया डेफिनेशन को। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे ऑप्शंस में सबसे ज्यादा सिमिलर जो जिसके साथ जा रहा है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो चीज कह रही है आपको वो चूज करनी होती है। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। while playing a group of children while playing a group of children enact scenes from a recent popular movie, the situation highlights that dash is an important agent of socialization. अभी बच्चे जब खेल रहे हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप ऑफ जो बच्चे हैं, ग्रुप एक बच्चों का, वो कुछ सीन्स जो होते हैं ना जिन्होंने अभी मूवी में से देखा है, जैसे कि बहुत पॉपुलर एक डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत। तो वो ना छोटे बचपन में बच्चे उसको बहुत उसको बोलते थे। या फिर कोई एक सीन हो गया वो शाहरुख खान वाला जो ऐसे हैंड वाला जेस्चर है, तो बच्चे वो भी बहुत करते थे। तो मतलब मूवीज के थ्रू काफी सारे सीन्स वो कॉपी करने की कोशिश करते हैं, वो देखते हैं, वो समझते हैं, वो बोलते हैं। तो इसके हिसाब से मूवी की बात कर रहे हैं ना, हम मूवी से सीख रहे हैं। तो ये कौन सा बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन की, किस कौन है ये? तो यहाँ पे हमने मूवी की बात करी है, तो मूवी आपका मीडिया में आती है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है हम मीडिया की बात कर रहे हैं, तो मीडिया इंपॉर्टेंट एजेंसी है सोशलाइजेशन की। फैमिली, पीयर्स, रिलीजन सब ठीक है। ठीक है। फैमिली प्राइमरी एजेंसी होती है, पीयर सेकेंडरी होता है, मीडिया थर्ड आपकी टर्शरी होती है, थर्ड होती है मतलब। तो यहाँ पर जो है आपका किसकी बात कर रहा है, सिचुएशन की। इस सिचुएशन से क्या पता लग रहा है, इस सिचुएशन से मीडिया का रोल पता लग रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा। ठीक है। दैट वुड बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मैच स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट विद इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट को उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ आपको मिलाना है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या कौन सी होती है? प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर। सबसे पहली स्टेज आपकी जो होती है फर्स्ट नंबर की, वो होती है आपकी सेंसरी मोटर स्टेज। तो सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है आपको बताना है इसमें से किसकी बात सही कर रखी है। सेंसरी मोटर स्टेज में बच्चे जो होते हैं वो जो उनका होता है वो छोटे होते हैं, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बच्चों की जो अप टू 2 इयर्स तक के हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बिगिन टू अंडरस्टैंड परमानेंट,
और इसके बाद जो आता है वो आपका आता है ये प्री ऑपरेशनल स्टेज, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है कि अब बच्चे जो हैं उन्होंने लाइक थिंकिंग स्टार्ट कर दी है, बट वो कंजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कि कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट मतलब कि मास कंजर्वेशन ऑफ मास उनमें नहीं है अभी, कि अगर इस बोल में सामान रखा हुआ है और इस बोल में रखा हुआ है तो किस में ज्यादा है वो नहीं, सही आंसर का नहीं दे पाएंगे। उनको लगेगा कि ये लंबा है तो जो लंबा है वही उसमें ज्यादा सामान होगा, ठीक है। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चे लॉजिकली सोचने लग जाते हैं और कंजर्व भी करने लग जाते हैं, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट उनको डेवलप हो जाता है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज लास्ट में होती है जब आपकी टीनेज के आसपास। तो यहाँ पे बच्चे हाइपोथेटिकली और एब्स्ट्रैक्टली सोचने लग जाते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्टली मतलब कि आपके फॉर्मूले वगैरह पे वर्क करने लग जाते हैं। उनको जो चीज़ें नहीं दिख रही, जो एक्सपीरियंसेस कंक्रीट नहीं है, जो चीज़ें वो समझ छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनकी उनको भी समझने लग जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, हमने फर्स्ट को किसके साथ मिलाया है, बी के साथ। चलो फर्स्ट को ऑप्शन बी में दो ऑप्शन है, ओके। सेकंड को किसके साथ मिलाया हमने, डी के साथ। सेकंड में डी, ओके। तो फर्स्ट बी सेकंड डी, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपका इधर सही हो जाएगा, ठीक है। सो इतना सिंपल था ये क्वेश्चन, और डेफिनेटली ये आपका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, अलग अलग तरीकों से पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पियाजे की पूरी उसका वर्क है, ये पूरा की पूरे उसके 4 स्टेजेस, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से करके जाना पियाजे की इस थ्योरी को। इनफैक्ट जो भी 4-5 थ्योरीज हैं जनरली पियाजे और वाइगोत्स्की से ज्यादा पूछा जाता है। कोलबर्ग से भी एक दो सवाल आते हैं, स्किनर से भी आते हैं, बट पियाजे वाइगोत्स्की को भर भर के पूछते हैं। तो इन थ्योरी को तो आप बिल्कुल मत छोड़ना। नाउ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर लर्निंग। जीन पियाजे के हिसाब से इनमें से कौन सा एसेंशियल है, नेसेसरी है लर्निंग के लिए। जीन पियाजे ने जो बात करी है ना, वो बात उसने करी है, ना तो उसने रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट की बात करी है, ठीक है। ना उसने हाँ, उसने जो बात करी है उसने एक्टिव एक्सप्लोरेशन बाय द लर्नर, मतलब बच्चे खुद ही एक्सप्लोर करके अपनी लैंग्वेज, अपनी वो लैंग्वेज क्यों लर्निंग कंस्ट्रक्ट कर रहा है। उसने ऑब्जर्वेशन और इमिटेशन की बात नहीं करी, ना उसने लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करी है। उसने सिर्फ बच्चा अपने जो आपने स्कीमा पढ़ा होगा वो भी प्याजे ने ही दिया है, ठीक है। तो बच्चे खुद ही अपनी नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उससे असिमिलेट करके, थोड़ा अकोमोडेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। Next question now. Which of the following is not advocated in a socio-constructivist classroom based on Lev Vygotsky construct? तो लेव वाइगोस्की के हिसाब से, उसकी थ्योरी के हिसाब से कौन सा एडवोकेट नहीं, नॉट पूछा है, आपको नेगेटिव आंसर देना है यहाँ पे। एडवोकेट नहीं करना चाहिए सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में। देखो, तो लर्निंग फॉर एग्जाम, सिर्फ लर्निंग एग्जाम के लिए करेंगे क्या हम? सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम है ये आपका, जहाँ पे हम नॉलेज कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ेंगे। क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग बिल्कुल, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग बिल्कुल। तो सिर्फ लर्निंग फॉर एग्जाम नहीं होगा, तो नॉट आपसे पूछा गया है, तो नॉट का आंसर आपका फर्स्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा ध्यान रखना, नॉट का नॉट जहां लिखा हुआ है उसको पढ़ लेना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू ली वाइगोस्की, देखो दोबारा आ गए, मैंने बोला था ना प्याजा और ले वाइगोस्की से तो बड़े क्वेश्चंस आएंगे, तुम देखना। अकॉर्डिंग टू ले वाइगोस्की, हाउ डू चिल्ड्रन एक्वायर द वेज ऑफ थिंकिंग एंड बिहेविंग दैट मेक्स अप अ कम्युनिटीज कल्चर, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ले वाइगोस्की के अनुसार बच्चे चिंतन और व्यवहार करने के तरीके कैसे अर्जित करते हैं जिससे समुदाय की संस्कृति का निर्माण होता है। तो सोशल इंटरेक्शन से, पैसिव रिसेप्शन से, कंडीशनिंग से, रीइंफोर्समेंट से। तो आप सबको मालूम है कि सोसाइटी की बात करी जा रही है, ठीक है, कम्युनिटी की बात करी जा रही है, तो सोशल इंटरेक्शन की ही बात करेंगे ना। सोशल इंटरेक्शन से ही वो अपनी थिंकिंग को थोड़ा वो करते हैं, वो थिंकिंग अपनी और उनकी बिहेव जो होता है वो एक आपका उस पर डिपेंड करता है, उनके सोशल इंटरेक्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। Now, which of the following describes universal ethical principle orientation of moral stage? अच्छा, moral development जो आपकी कोलबर्ग ने दी है, लॉरेंस कोलबर्ग ने, उसमें एक है आपका यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें आपको बताने इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। इसमें है कि सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स, नहीं तो सेटिस्फाइंग पर्सनल नीड्स तो ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, ठीक है। ये ड्रॉ पे ये कैसे आ गया, हाँ, ठीक है। मेंटेनिंग द अफेक्शन एंड अप्रूवल ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, नहीं, ये तो आपका शुरुआतों वाली स्टेज में था, ये तो आपका स्टेज 3 वाला है, ठीक है।
और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट इज वैलिड फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, यस दिस वाज द राइट आंसर कि यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की, ठीक है, जो सारे लोगों के लिए वैलिड है। अ ड्यूटी टू अपहोल्ड लॉज एंड रूल्स फॉर देयर ओन स्नेक तो हम बात नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं, तो फोर्थ ऑप्शन तो गलत हो ही जाएगा, तो थर्ड इसका ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव एजुकेशन व्यूज चिल्ड्रन एज। प्रोग्रेसिव एजुकेशन बच्चों को कैसे देखती है? वो बच्चों को देखती है कि बच्चे जो हैं वो हाई सेंस ऑफ मोरालिटी और एथिक्स के साथ हैं, जो कि गॉड गिफ्टेड है बच्चे, ठीक है, बॉर्न हुए हैं मोरालिटी और एथिक्स के साथ, या फिर ब्लैंक स्लेट्स हैं जिनको भरना चाहिए, मतलब खाली खाली किताब है वो, जिनमें हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, या फिर वो मिनिएचर अडल्ट है जिसकी थिंकिंग अडल्ट से थोड़ी सी कम है, या फिर वो क्यूरियस बीइंग्स हैं जो लर्न करते हैं एक्सप्लोर करके सराउंडिंग को, आसपास की चीज़ों को देख के समझ के, तो ऑफ कोर्स वो क्यूरियस है, बहुत सवाल है उनके अंदर, और वो जो सब चीज़ें समझ रहे हैं वो आसपास का माहौल देख करके दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने सराउंडिंग से, ठीक है। सो हियर योर फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट हियर आल्सो, ठीक है। Now, which of the following option correctly specifies the types of intelligence given by Howard Gardner? इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्टली स्पेसिफाई कर रहा है जो टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है हॉवर्ड गार्डनर ने दिया है? हॉवर्ड गार्डनर ने इन तीन, मतलब ये सारे हॉवर्ड गार्डनर के कुछ आपके पता है, कुछ इंटेलिजेंस हॉवर्ड गार्डनर ने दिए हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंटेलिजेंसेस दिए हैं उन्होंने, कुछ इंटेलिजेंस है जिसके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये बच्चे की ऐसे बच्चा इसमें इंटेलिजेंट है उसमें है। तो यहाँ पे आपका जो हॉवर्ड गार्डनर ने बात करी है ना, वो उसने थेरेपिस्ट, बायोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, ये तो आपका ऑक्यूपेशन है, इन सब की बात नहीं करी है उसने, इंट्रापर्सनल की करी है, नेचुरलिस्ट की करी है, बॉडी काइनेस्थेटिक की करी है, ठीक है। इंट्रापर्सनल जब आप खुद को समझ पा रहे हो, खुद को जान पा रहे हो, ठीक है, और नेचुरलिस्ट जहाँ पे आपको नेचर के बारे में बहुत अच्छे से पता है, बॉडीली काइनेस्थेटिक ये व्हेन यू लाइक जो ये हम एथलीट्स वगैरह के लिए यूज करते हैं जिनकी बॉडी बहुत अच्छी है, जिमनास्ट वगैरह के बहुत फिट एंड फाइन है, और ठीक है, मतलब बेसिकली उस फील्ड की बात कर रहे हैं हम, अगर आप जिमनास्ट में और एथलीट में जाते हो तो उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो शारीरिक रूप से जो क्रियाशील है उसको हम कहते हैं बॉडीली काइनेस्थेटिक, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है इन वाइगॉस्कियन फ्रेमवर्क, वो देखो वाइगॉस्की जहाँ फिर आए हैं, वाइगॉस्कियन फ्रेमवर्क में लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, लैंग्वेज क्या करता है? हिंडर करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, फैसिलिटेट करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता लैंग्वेज का कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, या फिर इंडिपेंडेंट होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट के? तो यार देखो, वाइगॉस्की ने बोला है कि वो फैसिलिटेट कर रहा है लैंग्वेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, वाइगॉस्की के हिसाब से तो पहले लैंग्वेज आ रही है फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है। अब ये जो है ये काफी डिबेटेबल है, क्योंकि वैसे तो आप लोग भी यही बोलोगे कि हाँ यार पहले लैंग्वेज ही तो आ रही होगी ना, क्योंकि बिना लैंग्वेज के हम सोच कैसे पाएंगे, है ना। तो डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो सोचने से ही हो रहा है सारा, तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे वाइगॉस्की के हिसाब से सही है, ठीक है। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ो, तब तक मैं थोड़ा गले को विश्राम दे लेती हूँ अपने। In co-educational classroom, which behavior of the teacher would reinforce gender stereotyping and hence should be avoided? को-एजुकेशनल क्लासरूम में, को-एजुकेशन मतलब जहाँ पे लड़के लड़कियां दोनों पढ़ रहे हैं साथ में, कौन सा बिहेवियर जो होता है टीचर का वो रेनफोर्स करेगा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब कि हम बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग मतलब आप जानते हैं ना कि जो चीजें हैं जेंडर को लेकर के, कि लड़कियां ये काम करती हैं, लड़के ये काम करते हैं, लड़कियों को ऐसे रखो, लड़कों को ऐसे रखो, स्टीरियोटाइप से पुराने, वो करेगा, और इसीलिए हमें उसको अवॉइड करना चाहिए। तो जब हम सेम सेक्स ग्रुपिंग करेंगे, मतलब कि सेम सेक्स वाले बच्चों को इकट्ठे बिठा देंगे और डिफरेंशिएटेड टास्क देंगे लड़कों और लड़कियों को, मतलब कि लड़कों को कुछ पर्टिकुलर टास्क जो लड़कों के लिए फेवरेबल है, लड़कियों को लड़कियों वाले, या फिर जब हम मेल्स और फीमेल्स को नॉन कन्फर्मिस्ट रोल में शो करेंगे, मतलब नॉन कन्फर्मिस्ट मतलब कि जो अलग रोल्स है, मतलब कि जो
पुराने रोल्स चले नहीं आ रहे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। जैसे कि लड़कों को हम बोलेंगे कि लड़के म्यूजिक में भी जा सकते हैं, लड़के सिंगिंग में भी जा सकते हैं, लड़के डांस में भी जा सकते हैं, और फीमेल्स को हम मैथ्स और साइंस रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स में, इंजीनियरिंग में, और लेट्स से पायलट बनाने के लिए इस रोल में भी रख सकते हैं। या फिर डिस्कस करें जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, कि जेंडर जो है वो सोशल कंस्ट्रक्ट है, आप सोसाइटी ने बनाया है, या फिर जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज करेंगे। तो यार यहाँ पे आपसे पूछा है कि कौन सा जो काम है वो गलत है, ठीक है, जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो स्टीरियोटाइपिंग जो रिफ्लेक्ट कर रहा है, आपकी रीइंफोर्स कर रहा है, वो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, कि जहाँ पे हम सेम ग्रुप वालों को, लड़कियों को इकट्ठे बिठा दिया, लड़कों को इकट्ठे बिठा दिया। अब लड़कियों को बोला है कि आप किचन के काम कर लो बेटा, या फिर आपको होम साइंस दे रहे हैं सब्जेक्ट हम, और लड़कों को सारे मैथ्स और साइंस वाले सब्जेक्ट दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मतलब कि समझ रहे हो कि इस तरीके से जब बात कर रहे हैं तो ये आपकी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो रही है, और इसीलिए हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन? इसमें से कौन सा आपका मेथड है जो एनईपी 2020 प्रपोज कर रही है बच्चों के असेसमेंट के लिए? तो वो क्या है आपका? रोल प्ले है, ग्रुप वर्क है, पोर्टफोलियो है, प्रोजेक्ट्स है, क्या है, आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो एनईपी 2020 ने देखो काफी सारी चीजें यहाँ पे प्रमोट करी है। तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन है, वैसे अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा, एनईपी 2020 ने जो बात करी है वो ग्रुप वर्क की बात करी है और पोर्टफोलियोज की बात करी है, ठीक है। तो एनईपी 2020 के हिसाब से अगर हम चलें तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, विच इंक्लूड सेकंड एंड थर्ड आंसर। एनईपी 2020 की बात करें, नॉर्मली बात करें तो सारी चीजें ठीक है, बट एनईपी 2020 की बात करें कि किसकी बेसिस पे बच्चों का असेसमेंट करा जाना चाहिए, ठीक है। असेसमेंट की बात करें तो असेसमेंट तो आपका सिर्फ रोल प्ले पे नहीं हो सकता, है ना कि प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे होगा, ग्रुप वर्क और पोर्टफोलियोज के बेसिस पे हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ मदर टंग बाय लर्नर्स इन द क्लासरूम इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यूज ऑफ मदर टंग जो लर्नर्स बाय लर्नर्स इन द क्लासरूम इज करेक्ट? ठीक है, बच्चे मदर टंग यूज करते हैं क्लासरूम में, तो उसके से कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो बच्चों को प्रिस्क्राइब सिर्फ एक स्टैंडर्ड बुक करनी चाहिए, ठीक है, क्लासरूम में एक ही स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड लैंग्वेज हो। बुक नहीं, बुक की तो बात ही नहीं करी, पता नहीं कहाँ से पढ़ लिया मैंने बुक, ठीक है। मेरे को लग रहा है दिमाग में दर्द हो रहा है अब मेरे। ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे ये चल बच्चों को बोला है, स्कूल जो है बच्चों को सिर्फ एक ही स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रिस्क्राइब करे, कि बच्चे सिर्फ एक ही लैंग्वेज बोलेंगे पूरी क्लास में, मतलब कि एक ही लैंग्वेज का यूज होगा। दूसरा है कि स्टूडेंट बिल्ड करे कल्चरल, मतलब एक रिस्पेक्ट करे हर लैंग्वेज को, जो भी लर्नर्स की अलग अलग लैंग्वेज है। तीसरा बोला है कि शुड प्रिस्क्राइब इंग्लिश, इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बोला, दे दिया जाए हर लेवल पे। या फिर डिस्करेज करना चाहिए लर्नर्स को एक्सप्रेस करने से अपनी मदर टंग, तो डिस्करेज क्यों करेंगे, क्यों रोकेंगे उन्हें? सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपसे अगर सही ऑप्शन पूछा जा रहा है तो आपका ये हो जाएगा कि हाँ, सबके रिस्पेक्ट होनी चाहिए हर लैंग्वेज को लेकर के, ठीक है। सेकंड ऑप्शन वुड बी योर राइट आंसर हेयर, कि हम हर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करेंगे और अपनाएंगे। अब यहाँ पे आपसे ये पूछ रखा है, असर्शन है, अ टीचर शुड अडॉप्ट अ कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी इन हर क्लास गिविंग प्राइमेसी टू चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो टीचर जो है, टीचर को अडॉप्ट करना चाहिए कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी, ठीक है, अपनी क्लास में, जो क्या करेगी, जो प्राइमेसी टू चिल्ड्रन सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे हमें ऐसी पेडागोजी अपनानी चाहिए जहाँ पे हम बच्चों के सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रख के काम करें, ठीक है, बच्चे कहाँ से आ रहे हैं और किस सोसाइटी से, किस कल्चर से, मतलब उसको ध्यान में रखते हुए करें एक कल्चरली रिस्पॉन्सिव पेडागोजी। और आप रीजन है कि स्कूल नीड टू फॉलो स्ट्रक्चर्ड यूनिफॉर्म करिकुलम एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन द क्लासरूम्स, ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग। इसमें बोल रहे हैं कि यहाँ असर्शन बोली जा रही है कि हम बच्चों के सोशो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी बनाएंगे। रीजन बोल रहा है कि हम यूनिफॉर्म रखेंगे सब कुछ और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नेग्लेक्ट करेंगे, उनको कंसिडर ही नहीं करेंगे। तो रीजन तो स्टेटमेंट भी गलत है, तो यहाँ पे आपका असर्शन सही हो जाएगा बट रीजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट हियर। ओके।
आते हैं, व्हाट आर द आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें बच्चे कैलकुलेशंस में बहुत प्रॉब्लम करते हैं, उनको मैथ्स नहीं समझ में आती क्योंकि मैथ्स इज ऑल अबाउट कैलकुलेशंस, है ना। तो इम्पेयर्ड मैथ्स कैलकुलेशन स्किल्स विद डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग नंबर्स एंड मैथ्स फैक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। लाइक नाम से पता लग रहा है डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलिया कैलकुलेशन कैलकुलेटर, तो कुछ भी समझ के आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन इंक्लूड्स, इंक्लूसिव एजुकेशन क्या क्या इंक्लूड करती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। इंक्लूसिव एजुकेशन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करती है जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले होते हैं। गिफ्टेड स्टूडेंट्स भी होते हैं यहाँ पे, मतलब कि वो बच्चे भी जिनको लर्निंग जैसे कि डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, और आपका वो जो हाइपर एक्टिविटी वाला डिसऑर्डर होता है बच्चों को, जो बड़े अटेंशन लूज करते हैं बच्चे, हर तरीके के बच्चे जिसमें लर्निंग डिसेबिलिटी है उन सबको रखेंगे क्लास में। जो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं उन्हें भी रखेंगे क्लास में। जिन बच्चों को विजुअल इम्पेयरमेंट है उन्हें भी, जो थोड़े प्रॉब्लम है देखने में, जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से आते हैं, जैसे कि मतलब आप कैसे ऐसे एग्जांपल दूं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज आप समझते हो ना, जैसे कि जो लोग बहुत पिछड़े हुए बैकग्राउंड से, जैसे कि रेड लाइट पे अगर हम बेगर्स की बात कर ले, या फिर किसी भी कम्युनिटी की बात कर ले, ठीक है। सो यहाँ पे सबको हम इंक्लूड करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, ये चारों को हम बात कर रहे हैं तो ये चारों ऑप्शन ही सही हो जाएंगे, क्योंकि सारे के सारे इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो हम सबको इंक्लूड करते हैं। इंक्लूजन मतलब होता ही क्या है, दैट वी इंक्लूड एवरीवन, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। What behavior of a child will indicate to a teacher that the child has visual impairment? बच्चे का क्या बिहेवियर ये इंडिकेट करेगा चाइल्ड को कि बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, ठीक है। वो चूज कर रहा है ब्लैक बोर्ड से रीड करने के लिए जो बहुत दूर है, वो फिजिकल मैप्स रीड कर पा रहा है विद मिनट डिटेल्स, मतलब बहुत छोटी छोटी डिटेल्स को भी रीड कर पा रहा है फिजिकल मैप्स की, या फिर वर्कशीट कंप्लीट कंप्लीट कर पा रहा है वर्कशीट जिसमें बहुत फाइन प्रिंट है, बहुत क्विकली आराम से, या फिर स्ट्रगल कर रहा है रीड करने में और बार बार अपनी आईज वो कर रहा है। स्क्विंटिंग मतलब होता है कि आंखें मचकाना, मतलब बार बार वो पढ़ते समय आंखें अपनी बहुत बार झपका रहा है और वो आंखें छोटी करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब यू नो। तो आपको तो यहाँ पे ये पता लग रहा है कि बच्चे को विजुअल इम्पेयरमेंट है, मतलब हो सकता है बच्चे के चश्मे का नंबर बन रहा हो या बढ़ रहा हो, या फिर बच्चे को चश्मा लगा हुआ हो, या फिर कोई भी दिक्कत हो, तो इनसे पता लग जाता है कि ये दिक्कत है बच्चे को, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। इनफैक्ट दिस इज एक्चुअली ट्रू, लाइक वन ऑफ माई कजन, वो टीवी हम लोग देख रहे थे, सो उसके उस टाइम पे चश्मा नहीं लगा हुआ था, तो वो ऐसे आंखें छोटी करके देख रही थी और बार बार ऐसे चपका के। सो उससे हाँ, सो उससे हम लोगों में से किसी ने उससे पूछा कि ये तेरे को दिख नहीं रहा क्या, मतलब तेरे को प्रॉब्लम हो रही है। सो शी वाज लाइक कि हाँ थोड़ा बहुत। एक मिनट, सॉरी सॉरी, हाँ सॉरी, प्रे करो भाई मैं मेरे खांसी जुकाम ठीक हो जाए, वरना तुम्हारे लेक्चर्स आने बंद हो जाएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, हाँ तो उसने वही बोला, तो वो वही मैं कह रही थी कि इट वाज दैट इजी, कि अगर क्लास में आपके बच्चे बहुत बार पलक झपका रहे हैं या देख नहीं पा रहे, देखने के लिए ऐसे आंखें मचका रहे हैं, तो समझ जाते हो आपकी कुछ डिफेक्ट है आइज में। नाउ टू केटर टू द नीड्स ऑफ लर्नर्स हु आर गिफ्टेड, अ टीचर शुड। अब उन बच्चों को जो गिफ्टेड हैं उनकी नीड्स को ध्यान रखते हुए क्या करना चाहिए एक टीचर को, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और डिटेल गाइडलाइंस देनी चाहिए, एक अंडर टेकिंग टास्क, किसी भी टास्क के लिए स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए प्रिस्क्राइब प्रोग्राम, यूज करना चाहिए स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट मेथड में, या फिर मॉडरेट से लेकर के हायर ऑर्डर थिंकिंग टास्क बच्चों को देने चाहिए जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स, सो दैट कि वो भी बोर्ड फील ना हो और उनकी जो इतनी अच्छी उनका ब्रेन है उसको भी वो यूज कर पाए अपना, ठीक है। क्योंकि फायदा ही क्या, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट है और आप उसके स्किल्स को यूज ही ना कर पाए, बच्चा उसमें अच्छा हो ही ना पाए, ठीक है। तो इसीलिए हम उन्हें थोड़े एक्स्ट्रा उनकी उनके थिंकिंग के हिसाब वाले क्वेश्चंस देते हैं। Now, which of the following should be practiced in an inclusive classroom? इंक्लूसिव क्लासरूम में क्या प्रैक्टिस किया जाना चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो रीजनेबल अकोमोडेशन एंड सेग्रीगेशन ऑफ चिल्ड्रन। सेग्रीगेशन हम अलग क्यों करेंगे बच्चों को, डायग्नोस्टिक लेबलिंग, मतलब जो भी दिक्कत है बच्चों को उन सब बच्चों को अलग अलग कर दो। और
कॉम्पिटिटिव कंपटीशन भी नहीं क्रिएट करेंगे हम। रीजनेबल अकोमोडेशन, यस दिस इज अ नाइस आंसर। ठीक है, तो रीजनेबल अकोमोडेशन हम जो है वो प्रैक्टिस करेंगे इन बच्चों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब अगर आपको रीजनेबल अकोमोडेशन नहीं भी समझ में आ रहा कि अरे क्या है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि यार ये तीन ऑप्शन तो हम कर ही नहीं सकते इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए। और रीजनेबल अकोमोडेशन दोनों ही पॉजिटिव वर्ड है, दोनों में कुछ नेगेटिव नहीं है, तो हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट लर्निंग, इनमें से कौन सा फैक्टर जो है आपका वो लर्निंग को अफेक्ट करता है। बच्चे का एटीट्यूड, देखो ऐसे नहीं बोल रही है कि अफेक्ट मतलब कि बुरा ही करेगा, मतलब कि इन्फ्लुएंस करता है, अफेक्ट करता है लर्निंग को। बच्चे का एटीट्यूड कैसा है, बच्चे की एज क्या है, पैडागोजिकल स्ट्रैटेजीज क्या है, ठीक है, और सोशियो कल्चरल कंटेंट क्या है लर्नर का, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लर्निंग को। हम ये नहीं कह रहे कि यहाँ पे बच्चे की लर्निंग बेकार होगी, हो जाएगी या ऐसा कुछ होगा, बस अफेक्ट कर रहे हैं कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि बच्चे की लर्निंग पे थोड़ा असर डालती है ये सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। टू लर्न मीनिंगफुली, अगर मीनिंगफुली लर्न करना है तो बच्चा जो है नीड टू फील वैल्यूड। यस, बच्चे को लगना चाहिए कि वो वैल्यू है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर बच्चा आंसर नहीं कर पा रहा है तो आप उसको मॉक करो बार बार और वो सोचे कि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बेकार है, किसी काम का नहीं है। ठीक है, ऐसे नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन एक्सपीरियंस शुड बी टेकन इनटू अकाउंट। यस, बच्चों के एक्सपीरियंसेस को अकाउंट में लेना चाहिए, मतलब बच्चों के एक्सपीरियंसेस उनसे पूछने चाहिए और उनको फील करवाना चाहिए कि हाँ उनके एक्सपीरियंसेस आर नाइस, उनके एक्सपीरियंसेस से उनकी लर्निंग कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, चिल्ड्रन शुड नॉट बी अलाउड टू क्वेश्चनिंग, तो भाई ये क्या बात हुई कि बच्चों को क्वेश्चनिंग के लिए ही अलाउ ना किया जाए, तो बच्चे फिर अपनी क्यूरियोसिटी कहाँ निकालेंगे। तो आपका ऑप्शन जो हो जाता है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ऑप्शन वाला पॉइंट फर्स्ट और सेकंड सही हो जाता है। ठीक है, आई होप अब तक आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा, और सेशन अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, ओए, ये क्या हो गया, खैर सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को अगर आपको अब तक ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर देना। Now, how should a middle class teacher respond to the learners made by the students' errors? Errors, okay. How should a middle school teacher respond to the errors made by the students during the process of learning? तो एक जो मिडिल स्कूल टीचर होती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी एरर्स का बच्चों को जो वो स्टूडेंट्स लर्निंग के टाइम पर कर रहे हैं एरर्स। तो एकदम से ठीक कर देगी बच्चों के एरर्स को, या फिर एक पीयर को बोलेगी कि बच्चों के एरर्स ठीक करो, या फिर अपॉर्चुनिटी देगी बच्चों को कि वो अपने एरर्स को खुद आइडेंटिफाई करे और उनके ऊपर वर्क करे, या फिर शेम करेगी बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सो दैट वो ऐसे एरर ना करे, मतलब शर्मिंदा करेगी। तो ऑफ कोर्स थर्ड ऑप्शन वुड बी नाइस कि बच्चों को खुद ही आप मौका दो कि वो अपने आइडेंटिफाई कर पाए, मतलब थोड़े हिंट और क्लूज प्रोवाइड करके कि आइडेंटिफाई कर पाए अपने एरर्स और उन पे वर्क कर सके। जैसे कि कभी बच्चा कोई गलत, अब मैथ्स का एक क्वेश्चन ही हो गया, कोई करके लाया है, आपको पता है वहां पे कैलकुलेशन एरर हुआ है, तो आप उनको ये थोड़ा ना बोलोगे यहाँ पे कैलकुलेशन एरर क्यों करा है या ये, आप बोलोगे कि दोबारा चेक करो क्या गलती करके लेके आए हो। तो फिर बच्चा एक बार चेक करेगा तो उसको दिखेगा यहाँ पे कैलकुलेशन एरर है, फिर वो खुद समझ जाएगा और खुद ठीक कर लेगा। सो ऐसे बात करी जा रही है यहाँ पे। ठीक है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अ स्टूडेंट जो कंसिडर करती है अपने आप को मैथ्स में अच्छा, ब्लेम कर रही है अपने पुअर मार्क्स के लिए कि उसको और हार्ड स्टडी करनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग रिवील करती है कि इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब बच्चे को पता है जो कंट्रोल उसका जो है इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, मतलब जो हिंदी में होता है वो है नियंत्रण का आंतरिक केंद्र। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो मतलब ये है कि दैट शी नोज वेयर वेयर इज शी रॉन्ग। ठीक है, तो वो जानती है, वो समझती है, वो किसी भी थर्ड और सेकंड पर्सन को ब्लेम नहीं कर रही है अपनी फेलियर्स के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है 24 का, और इधर भी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज देयर अ रोल ऑफ फियर इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, चूज द बेस्ट ऑप्शन। पूछा जा रहा है कि कोई रोल होता है क्या फियर का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो फियर जो है एक, यस लिखा हुआ है कि फियर एक ग्रेट मोटिवेटर है क्योंकि वो फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता है टीचर्स के द्वारा। नो। नेक्स्ट है कि नहीं, क्योंकि फियर जो है वो बच्चों को लर्निंग से भटका देता है, लर्निंग से हटा देता है, और इसीलिए बच्चे बहुत फ्यू रिस्क ले पाते हैं फियरफुल सिचुएशन में।
ठीक है। थर्ड दे रखा है कि यस इट इज अंडर द प्रेशर ऑफ फियर दैट ओनली चाइल्ड मेक लेट। बोल रखा है कि सिर्फ वो प्रेशर में ही बच्चे एफर्ट्स करते हैं, तो ये गलत है। नो, फियर इज एन इमोशन एंड दस नॉट बी कनेक्टेड विद कॉग्निशन। तो देखो फियर इमोशन है, ये तो सही है, लेकिन इमोशन कॉग्निशन का बहुत अच्छा संबंध है। ठीक है, और इमोशन कॉग्निशन को अफेक्ट करता है, तो ये तो गलत हो गया कि नहीं कनेक्ट करना चाहिए। तो सेकंड ऑप्शन आपका सबसे सही हो रहा है कि फियर नहीं होना चाहिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में आपका, क्योंकि वो बच्चों को लर्निंग से भटका देता है और बच्चे रिस्क नहीं ले पाते फियरफुल सिचुएशंस में, क्योंकि आगे भी उनको ऐसे मौके मिलेंगे जहाँ पे उन्हें थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है। So 26 क्वेश्चन है, टीचर शुड फोकस अपॉन एंड एनकरेज चिल्ड्रन टू डेवलप मेटाकॉग्निशन एबिलिटी टू थिंक ऑन वंस ओन थिंकिंग। तो टीचर ने यहाँ पे बोल रही है कि बच्चों को फोकस करना चाहिए और एनकरेज करना चाहिए कि वो मेटाकॉग्निशन डेवलप करें। मेटाकॉग्निशन क्या होता है कि जब आप अपनी खुद की थिंकिंग पे थिंक कर पाते हो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो। ठीक है, आप ये सोच रहे हो कि आप ऐसा क्यों सोच रहे हो और आप ऐसा क्या कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये सब। ठीक है, सो रीजन इसका ये है कि मेटाकॉग्निशन जो होता है वो हेल्पफुल होता है बच्चे के लिए कि वो अपनी लर्निंग को सेल्फ रेगुलेट कर सके। ठीक है, सो ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे आपका असर्शन रीजन दोनों सही हो जाता है और एक्सप्लेनेशन तो बिल्कुल सही है। ठीक है, दैट इज वाई मेटाकॉग्निशन इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मोड ऑफ लर्निंग वुड बी बेस्ट टू प्रमोट मीनिंगफुल लर्निंग। इनमें से मीनिंगफुल लर्निंग प्रमोट करने के लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, बेस्ट होगा हम अंडरस्टैंड करें थ्रू लिंकेजेस, मतलब कनेक्शन बना करके लिंक करके नॉलेज को करें। ना तो रोट मेमोराइजेशन अच्छी है, ना पैसिव लिसनिंग अच्छी है, ना ड्रिल और रिपीटेड प्रैक्टिस अच्छी है। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन। कभी कभी क्या होता है कि आपको तीन ऑप्शन हटाने होते हैं बेकार से और एक ऑप्शन चूज करना होता है, तो कभी एक ऑप्शन सही ना मिल रहे तो तीन को हटा दो, ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कंस्ट्रक्ट अ लॉट ऑफ इंट्यूटिव थ्योरीज अबाउट नेचुरल फिनोमेना, टीचर शुड। बच्चे ना नेचुरल फिनोमेना को लेकर के इंट्यूटिव थ्योरीज क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में, मतलब कुछ भी। ठीक है, जैसे कि रेनबो की बात करें, रेनबो कब निकलता है, रेनबो कैसे आता है, तो कुछ भी दिमाग में। और जैसे कि तारों की बात करें, तारे कैसे चमकते हैं, तो अपने दिमाग में जो उनको बचपन में समझा दिया, क्योंकि ऐसे इतने हैवी कॉन्सेप्ट तो नहीं होते, बच्चे ने जो सुन लिया, जो मजाक मजाक में बोल दिया, वही इंट्यूटिव थ्योरीज वो बना लेते थे अपने। तो ये टीचर को क्या करना चाहिए, बस डिस्करेज कर देना चाहिए बच्चों को करने से, ये बनाने से, मतलब कि। ठीक है, या फिर बच्चों को पनिश करना चाहिए, पनिश तो हम नहीं करेंगे ऐसी चीजों के लिए, या एनकरेज करना चाहिए बच्चों को कि अपने प्री कंसेप्शन आप शेयर करो, जिससे कि एक टीचिंग लर्निंग पेडागोजी उनके अराउंड बिल्ड हो सके। यस दैट इज ट्रू, इग्नोर नहीं करेंगे हम इन थ्योरीज को। तो थर्ड ऑप्शन इज राइट, उनके बेसिस पे बच्चों की पेडागोजी ऐसी बनाई जाएगी जिससे कि बच्चे उसको समझ सके, उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से। नाउ वाइल टीचिंग फॉर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अ टीचर शुड, अगर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बच्चों को पढ़ाई जा रही है तो एक टीचर को क्या ध्यान रखना चाहिए कि कनेक्शन बिल्ड हो बच्चों का किसके साथ, प्रीवियस नॉलेज के साथ, ये प्रीवियस नॉलेज ऑफ लर्नर्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, मेरा तो जब से थोड़ा खांसी हुई है तब से गला 2-2 मिनट में से उठ जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव सोशियो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इफेक्टिव सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम। इनमें से कौन सा सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम का आपका वो है, कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो फिक्स स्टेप्स फॉर आंसरिंग द क्वेश्चंस एज रिटन बाय द टीचर ऑन द बोर्ड, तो फिक्स स्टेप्स तो क्वेश्चन कंस्ट्रक्टिविस्ट का नहीं होगा। एम्फोसिस प्लेस्ड ऑन हैविंग वन और वन ओनली वन करेक्ट प्रोसेस, नो। चिल्ड्रन आर एनकरेज टू बिल्ड एज अ साइलेंट, वो नहीं, ये भी नहीं है। ग्रुप वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग इज इनकरेज। ठीक है, तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करें, सोशियो मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब कि बहुत सारे लोग, ग्रुप की बात हो रही है, कंस्ट्रक्ट मतलब नॉलेज कंस्ट्रक्ट हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है उस हिसाब से। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ओ वाओ हो गए 30 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, तो या दैट वाज इट, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर ही दोगे आप। सो या मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।